Morning students, welcome to my class once again. This video is for class 8 and this is the third video of crop production and management. Already मैंने आपको previous videos में आपको एग्रीकल्चर के बारे में फिर से प्रिपरेशन ऑफ सॉयल बेसिक प्रैक्टिसेस जो है क्रॉप प्रोडक्शन की उसमें प्रिपरेशन ऑफ सॉयल मैंने कंप्लीट कर दिया था और मैंने ये भी उसमें बताया था आपको कि जिसके लिए हमको मैन्योरिंग लेवलिंग ये सारी चीज़ें जो थी मैंने आपको डिस्कस कर दी थी। इस वीडियोस में हम सोइंग के बारे में मेथड्स ऑफ सोइंग मीन्स होता है बीज लगाना, हम इसके मेथड्स के बारे में जिसमें दो मेथड्स ब्रॉडकास्टिंग मैन्युअली मेथड होता है सीड ड्रिल बाय यूजिंग मशीन, इसके डिसएडवांटेज एडवांटेज ये डिस्कस करेंगे। साथ में हम ट्रांसप्लांटिंग के बारे में डिस्कस करेंगे, इसके एडवांटेजेस के बारे में। थॉट प्रोसेस जो हमारी होती है सोइंग के बाद एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स, तो मैन्योर और फर्टिलाइजर्स के बारे में हम पढ़ेंगे, एडवांटेज डिसएडवांटेज डिफरेंट ये सब डिस्कस करेंगे। लास्ट टॉपिक हमारा रहेगा क्रॉप रोटेशन और इसका क्या एडवांटेज होता है इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। सो स्टूडेंट्स, आपको पता है कि एक बार जब मिट्टी तैयार हो जाती है प्लाविंग लेवलिंग और मैन्योरिंग के द्वारा तो वहाँ पे अब ज़रूरत पड़ती है सीड डालने की। तो हम सोइंग किसको बोलते हैं, तो एक्चुअल में डेफिनेशन ऑफ सोइंग इज़ द प्रोसेस ऑफ स्कैटरिंग सीड्स आर पुटिंग सीड्स। एक्चुअल में वह प्रोसेस जिसमें हम सीड को खेतों में छिड़कते हैं या डालते हैं ग्राउंड सॉइल में ताकि प्लांट हमारा ग्रो कर सके, इसी को सोइंग कहते हैं। सो वी कैन से दैट द प्रोसेस ऑफ स्कैटरिंग सीड्स आर पुटिंग सीड्स इन द ग्राउंड सॉयल फॉर ग्रोइंग द क्रॉप प्लांट्स इज कॉल्ड सोइंग, इसी को हम सोइंग कहते हैं। और सोइंग एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है क्रॉप प्रोडक्शन का, लेकिन उससे पहले अगर सोइंग एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है तो उससे पहले हमको ये देखना पड़ेगा कि जो हम सीड लगा रहे हैं वो कैसा है, वो हेल्दी है कि अनहेल्दी। अगर हम हेल्दी सीड लगाएंगे तो हमारा जो प्रोडक्शन होगा वो और अच्छा होगा, ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में हमको अनाज मिलेगा। बट अगर हम ख़राब सीड डालेंगे तो फसल भी ख़राब होगी, हमारा जो प्रोडक्शन है वो भी अच्छा खासा नहीं होगा। तो बारी आती है कि कैसे हम डिसाइड करें कि ये सीड जो है कौन सा अच्छा है कौन सा ख़राब है। तो सिलेक्शन ऑफ सीड्स में देखिए क्या होता है। सपोज़ दैट आपको सेलेक्ट करना है कि कौन से बीज अच्छे हैं कौन से ख़राब है, तो आप एक बकेट ले लीजिए, बकेट में पानी ले लीजिए, उसमें आप पूरे सीड्स को डाल दीजिए। तो आप देखेंगे कुछ सीड्स जो हैं वो बॉटम में जाके सेटल डाउन बैठ जाएंगे तली में जाके, और कुछ जो है ऊपर फ्लोट करते रहेंगे। तो जो सीड्स सिंक कर चुके हैं बॉटम में वो हेल्दी सीड्स होते हैं और जो फ्लोट करते हैं वो अनहेल्दी स्पॉइल्ड सीड्स होते हैं। क्योंकि जो हेल्दी सीड्स होते हैं वो हैवी होते हैं, वो वाटर में सिंक कर जाएंगे, और जो डैमेज सीड्स होते हैं जिनमें डिजीज़ होता है वो अंदर से हॉलो हो जाते हैं और हल्के हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो फ्लोट करते हैं। तो ये एक मेथड है जिसके थ्रू हम पता कर सकते हैं कि कौन सा सीड हेल्दी होता है कौन सा अनहेल्दी होता है। और साथ में कभी कभी तो फंगीसाइड सॉल्यूशंस आते हैं, उनसे भी सीड को ट्रीट किया जाता है खेतों में डालने से पहले, ताकि जो सीड बॉर्न डिजीज़ हैं उससे हम प्रिवेंट कर सकें। अब बारी आती है कि कौन कौन से मेथड है सोइंग के। तो देयर आर टू कॉमन मेथड्स, ब्रॉडकास्टिंग एंड सीड ड्रिल। ब्रॉडकास्टिंग आप समझिए मैनुअली, मैनुअली मीन्स हैंड। आप देखे होंगे खेतों में बीज को हाथ से छिड़का जाता है। तो एक्चुअल में द सोइंग ऑफ सीड्स बाय हैंड इज कॉल्ड ब्रॉडकास्टिंग और द सोइंग ऑफ सीड्स बाय मैनुअली इज कॉल्ड ब्रॉडकास्टिंग। यानी हाथों से सीड को छिड़कना ही ब्रॉडकास्टिंग कहलाता है। और ब्रॉडकास्टिंग जो है जो सीड्स होते हैं वो हाथ से खेतों में छिड़क दिया जाता है, लेकिन इस मेथड्स के बहुत डिसएडवांटेजेस भी हैं। इसमें जो सीड्स डालते हैं वो प्रॉपर स्पेस पे नहीं पड़ते हैं, जहाँ जैसे छिड़को इधर उधर वो चले जाते हैं। और साथ में वो जो डेप्थ होती है वो डेप्थ भी प्रॉपर नहीं मिल पाती है, जिसके वजह से ये सीड्स जो है वो सरफेस पे ही रह जाते हैं। और इसका एक नुकसान ये होता है कि जो बर्ड्स वगैरह होते हैं उनके द्वारा ये सीड्स जो है वो पिकड अप खा लिए जाते हैं, पिकड अप एंड ईटन बाय बर्ड्स, यानी इनके द्वारा ये खा लिए जाते हैं। आगे हमारा जो सेकंड प्रोसेस है वो सीड ड्रिल। तो सीड ड्रिल एक्चुअल में एक इम्प्लीमेंट है जिसके द्वारा हम सोइंग ऑफ सीड की प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं। इसमें देखिए क्या होता है, पहले का मैं बताती हूँ। पहले एक लॉन्ग ट्यूब का इस्तेमाल किया जाता था और उसमें ऊपर एक टॉप साइड पे फनल लगा रहता है, जैसे आप कूप देखे हैं आटा चक्की वगैरह में आप देखे होंगे फनल टाइप का उसमें डाला जाता है। तो वो ऊपर फनल टाइप का रहता है और नीचे एक लॉन्ग ट्यूब रहती है। और उसमें होता क्या है देखिए, उसको रख दिया जाता है, जो बैल वगैरह होते हैं उनके ऊपर रख दिया जाता है, और साथ में हल जो रहता है वो भी चलता रहता है। हल भी लगा दिया जाता है, उसके टॉप पे उसके बैक पे जो ऑक्स वगैरह बैल उल रहते हैं उनके ऊपर रख दिया जाता है। और जैसे जैसे वो हल से जुताई होती है उसमें वो सीड जो होते हैं वो गिरते जाते हैं और मिट्टी से ढकते जाते हैं। तो ये चीज़ होता है इसमें। ये इसका एडवांटेज ये है
कि एक प्रॉपर डेप्थ मिल जाती है, प्रॉपर स्पेस मिल जाती है, जिसके वजह से बर्ड्स वगैरह जो है वो अटैक नहीं करते हैं और सोइंग जो है एक अच्छी तरीके से कंप्लीट हो पाती है। अब बात ये आती है कि क्या क्या प्रिकॉशंस हमको लेने चाहिए एक सीड को छिड़कते टाइम या सीड को लगाते टाइम। तो देखिए क्या क्या है। पहले तो सीड जो है शुड बी सोन एट राइट डेप्थ इन द सॉयल सुटेबल फॉर जर्मिनेशन, यानी जो सूड है वो एक राइट डेप्थ पे गहराई में लगाना चाहिए ताकि वो सूटेबल सही तरीके से जर्मिनेट कर सके। अगर वो बहुत ज़्यादा ऊपर लग गया, सरफेस पे ही रह गया, तो मैंने पहले ही बता दिया कि वो वर्ड्स के द्वारा खा लिया जाएगा। अगर वो बहुत अंदर चला गया मिट्टी में तो उसको एयर नहीं मिल पाएगी रिस्पिरेशन के लिए, तो वो सड़ जाएगा, वो ख़त्म हो जाएगा, जर्मिनेट नहीं होगा। तो ना बहुत अंदर ना बहुत ऊपर, एक प्रॉपर जो डेप्थ होती है उस डेप्थ पे लगाना चाहिए। एंड सीड शुड बी शोन एट राइट इंटरवल्स आर स्पेसिंग, यानी जो सीड्स है वो एक राइट स्पेस पे लगा होना चाहिए, ये नहीं कि बहुत नज़दीक या बहुत दूर। अगर बहुत नज़दीक हो जाएगा तो जैसे सीड्स को जो सही मात्रा में न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पाएंगे, सनलाइट नहीं मिल पाएगी, वो ग्रो नहीं कर पाएंगे सही तरीके से, या बहुत दूरी पे हो जाएंगे तो वहाँ पे किसान को नुकसान है, खेत खाली रहेगा, फील्ड वेस्ट जाएगी। तो एक प्रॉपर स्पेसिंग पे भी होना चाहिए। द सीड्स शुड नॉट बी सोन इन ड्राई सॉइल, कभी भी सीड को सूखी मिट्टी में नहीं डालना चाहिए, क्योंकि अगर सीड को आप सूखी मिट्टी में डालेंगे वो जर्मिनेट ही नहीं करेगा, क्योंकि वाटर को कंटेन करके उसके जो आउटर कवरिंग होती है वो फटती है, उसके बाद प्लम्यूल वगैरह जो भी है वो जर्मिनेट करना स्टार्ट करता है, वो वाटर को एब्जॉर्ब करके। इन द एब्सेंस ऑफ वाटर सीड कांट बी जर्मिनेट। एंड नेक्स्ट इज द सीड्स शुड नॉट बी सोन इन अ हाईली वेट सॉइल, या बहुत गीले सॉइल में भी इसको नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि बहुत अगर गीला सॉइल रहेगा तो ज़्यादा पानी रहेगा तो वो सीड जो है वो सड़ जाएगा, वो जर्मिनेट नहीं कर पाएगा। और एडवांटेजेस देख लीजिए सीड ड्रिल के क्या क्या एडवांटेजेस है। तो सीड ड्रिल का फ़ायदा ये होता है कि जो हम बीज लगाते हैं वो एक करेक्ट डेप्थ पे लगता है, साथ में जो इंटरवल जो स्पेसिंग होती है वो भी करेक्ट रहती है, और इसके अगर करेक्ट नहीं रहेगी तो क्या उसका असर होगा ये मैंने आपको डिस्कस कर ही दिया है। एंड साथ में जो सीड्स होते हैं रेगुलर रोज़ में, मतलब लाइन वाइज वो लगते हैं, तो काफ़ी बेनिफिशियल रहता है। और साथ में सीड ड्रिल जो है वो मिट्टी से सीड को कवर करती जाती है, जिसकी वजह से जो बर्ड्स वगैरह हैं वो अटैक नहीं कर पाते हैं, डैमेज नहीं कर पाते हैं। और साथ में आजकल तो क्या हो रहा है, सीड ड्रिल लेबर ओबर की जगह पे या सीड टाइम बचाने के लिए आजकल ट्रैक्टर ड्राइवन सीड ड्रिल का इस्तेमाल किया जा रहा है। ट्रैक्टर ड्राइवन मतलब ट्रैक्टर से सीड ड्रिल को खींचा जाता है, उसमें कई सारे लेयर होते हैं। हम जो पहले यूज़ करते थे ट्रेडिशनल वाले में, उसमें एक बस पाइप रहती थी और ऊपर फनल लगा रहता था जिसके थ्रू हम कर, बहुत टाइम टेकिंग था और बहुत मेहनत लगती थी। इसमें क्या है, ट्रैक्टर से जो सीड ड्रिल लगाया जाता है उसमें कई सारे जो ट्यूब होते हैं, कई सारे 5-6 ट्यूब रहते हैं, तो एक साथ 5 से 6 रो तैयार होती है, तो जल्दी जल्दी काम हो जाता है और टाइम भी बचता है। नेक्स्ट टॉपिक इज़ ट्रांसप्लांटिंग। आई थिंक आपने ये अच्छी तरीके से समझ लिया होगा, कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। ट्रांसप्लांटिंग के बारे में जानिए। ट्रांसप्लांटिंग को हम ट्रांसप्लांटेशन भी कहते हैं। आपने देखा होगा कुछ सीड्स जो होते हैं वो डायरेक्ट खेत में डाल दिए जाते हैं और वो ग्रो करता है। कुछ सीड ऐसे होते हैं, यानी कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनको पहले अलग खेत में लगा के फिर उखाड़ के उनको फिर दूसरी जगह मेन फील्ड में लगाया जाता है। इस प्रोसेस को हम ट्रांसप्लांटिंग कहते हैं। जैसे आपने देखा होगा धान या राइस जो होता है, पैडी जो होता है, या टोमेटोज़ होते हैं, जो चिलीज़ होते हैं, पहले उनको हम छोटे से नर्सरी फील्ड में, छोटे से फील्ड में लगाते हैं उनके बीज को डाल के, और उनको सही तरीके से मैन्योर वगैरह डाल उल के तैयार करके, खाद वगैरह डाल के, जब वो थोड़े से बड़े हो जाते हैं उसको हम सीडलिंग कहते हैं। फिर उस सीडलिंग को उखाड़ के फिर मेन फील्ड में ले जाकर सही तरीके से लगाया जाता है। जो जो रिक्वायरमेंट होती हैं एक सीड की कि सही डेप्थ में, सही स्पेसिंग पे, वो सारी चीज़ें फॉलो होती हैं। तो इस प्रोसेस को हम ट्रांसप्लांटिंग कहते हैं। तो हाउ कैन वी डिफाइन इट, देखिए, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग द सीडलिंग फ्रॉम द नर्सरी टू द मेन फील्ड बाय हैंड इज कॉल्ड ट्रांसप्लांटेशन और ट्रांसप्लांटिंग। यानी वह प्रोसेस जिसमें हम सीडलिंग को ट्रांसफ़र करते हैं नर्सरी फील्ड से मेन फील्ड में अपने ही हाथों से, उसको हम ट्रांसप्लांटेशन या ट्रांसप्लांटिंग कहते हैं।
और ट्रांसप्लांटिंग के बहुत सारे एडवांटेजेस भी हैं, मैंने यहाँ पे लिखा है कि क्या क्या एडवांटेज इसके हैं। तो देखिए क्या क्या एडवांटेज है। एक्चुअल में जो प्रोसेस है ट्रांसप्लांटेशन का, वो हमको हेल्प करता है कि हम हेल्दी सीडलिंग को चूज़ करें, ताकि हमारा जो क्रॉप प्रोडक्शन हो वो ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में हो। हम बैड सीडलिंग को रिजेक्ट कर सकते हैं, ये हमको चॉइस मिलती है। साथ में हम एक सही पेनिट्रेशन, मतलब मिट्टी में जड़ को कितना जाना चाहिए, डीपर पेनिट्रेशन। अगर हम सीड डालेंगे तो ऊपर ऊपर वो उगेगा, हवा आएगी उखड़ के निकल जाएगा, उसको हम सही डेप्थ दे पाते हैं सीडलिंग को, उसकी जड़ों को। और साथ में ये जो ट्रांसप्लांटेशन जो है वो प्रमोट करता है डेवलपमेंट ऑफ सूट सिस्टम एंड रूट सिस्टम। आप जानते होंगे जो प्लांट का जो हिस्सा ज़मीन के अंदर होता है उसको हम रूट सिस्टम कहते हैं, और जो हिस्से ज़मीन के ऊपर रहते हैं उसको हम सूट सिस्टम कहते हैं। तो ये अगर सीडलिंग जो है वो सूट सिस्टम को बहुत तेज़ बढ़ावा देता है, वो बहुत जल्दी ग्रो करता है। साथ में हम राइट स्पेस पे लगा सकते हैं, जिसके थ्रू सनलाइट, वाटर, न्यूट्रिएंट्स वो सही मात्रा में यूनिफॉर्मली प्लांट गेट कर सके। तो ये सारे एडवांटेजेस हैं। और इसमें एग्जांपल हमारे हो जाएंगे पैडी यानी राइस क्रॉप जो होता है, कुछ वेजिटेबल्स जैसे टोमेटोज़ हैं, चिलीज़ हैं, इसके एग्जांपल हो जाएंगे। हमारा थर्ड प्रोसेस जो है वो एडिंग मैन्यूर एंड फर्टिलाइजर्स। आप देख सकते हैं यहाँ पे एडिंग मैन्यूर एंड फर्टिलाइजर्स, यानी जब हमने मिट्टी को तैयार कर ली, हमने बीज भी डाल दिया, अब बारी आती है कि अब हम खाद्य पदार्थ को हम ऐड करें। तो देखिए क्या होता है, हम मिट्टी की फर्टिलिटी को मेंटेन करने के लिए या तो मैन्योर डाल सकते हैं या तो फर्टिलाइजर्स डाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम मैन्योर के बारे में पढ़ते हैं कि मैन्योर क्या होता है। तो मैन्योर एक नेचुरल फर्टिलाइज़र है और ये नेचुरल सब्सटेंसेस के डिकम्पोजिशन से बना रहता है। डिकम्पोजिशन मीन्स विघटन। जैसे आप देखेंगे कोई जानवर वगैरह मर जाते हैं तो उस पर कीड़े मकोड़े लग के उसको डिस्ट्रॉय करके मिट्टी में विलीन कर देते हैं, इसको डिकम्पोजिशन हम कहते हैं। तो जो एनिमल वेस्ट होते हैं जैसे काऊ डंग, ह्यूमन वेस्ट होते हैं, प्लांट रेसिड्यूज़ यानी प्लांट के कुछ जो खराब वेस्ट पार्ट्स होते हैं, कुछ एसेंशियल एलिमेंट जैसे ह्यूमस जो है, ये सारी चीज़ें जो है मिट्टी को मोर फर्टाइल बनाती है और ये सब मैन्योर कंटेन करता है। और मैन्योर की फॉर्मेशन देखिए कैसी होती है। एनिमल वेस्ट, ह्यूमन वेस्ट जो होता है, इन सबको माइक्रो ऑर्गेनिज्म के एक्शन के द्वारा डिकम्पोज कराया जाता है, फिर इसको उठाकर खेतों में छिड़क दिया जाता है। तो इस तरीके से, और ये एक्चुअल में मैन्योर का काम ये होता है कि न्यूट्रिएंट्स तो बहुत कम, बट ये ह्यूमस प्रोवाइड करता है। मिट्टी की जो टेक्सचर होती है, जैसे फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो होती है, उसको ये सुधारता है। और साथ में ये कुछ ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचाता, इसका कोई डिसएडवांटेज नहीं है। डिसएडवांटेज यही है कि थोड़ा कम सॉल्युबल होता है, ये बल्की होता है, भारी भरकम होता है, ढोकर ले जाने में दिक्कत होती है। और ये इनसॉल्युबल है, जल्दी पानी में घुलता नहीं है। और हमको पता है कि जो चीज़ें पानी में घुल जाती हैं, रूट पानी के ही थ्रू एब्जॉर्व करता है और फिर आगे की प्रोसेस जो भी करता है खींचता है। तो ये पानी में जब सॉल्युबल ज़्यादा से ज़्यादा होंगी नहीं तो रूट इनको एब्जॉर्व कर ही नहीं पाएगा, तो पानी में थोड़ी सी कम सॉल्युबल है, यही इनका एक एडवांटेज है। उसके बाद में हम केमिकल फर्टिलाइजर्स के बारे में पढ़ते हैं। तो केमिकल फर्टिलाइजर्स जो होते हैं वो ऑर्गेनिक साल्ट्स या कंपाउंड होते हैं जो प्लांट न्यूट्रिएंट जैसे लाइक नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, इन सब को प्रोवाइड कराते हैं और मिट्टी को मोर फर्टाइल बनाते हैं। ये जो NPK, N फॉर नाइट्रोजन, P फॉर फास्फोरस एंड K फॉर पोटेशियम, ये मैन्योर में अवेलेबल नहीं होते हैं। तो इनकी जो पूर्ति होती है, प्लांट की जो रिक्वायरमेंट होती है NPK की, वो हम केमिकल फर्टिलाइजर्स से करते हैं। केमिकल फर्टिलाइजर्स की अगर हम बात करें तो ये बहुत ही सॉल्युबल होते हैं, ये बल्कि भी नहीं होते, इनको ट्रांसपोर्ट करना भी इजी होता है। इनके ये एडवांटेजेस हो जाएंगे, इनको आसानी से हम कैरी कर सकते हैं और ये सॉल्युबल होते हैं, खेतों में छिड़क दो, वाटर में सॉल्युबल होते हैं, वाटर आराम से प्लांट इनको एब्जॉर्ब कर लेता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो और ये NPK प्रोवाइड करता है प्लांट के लिए, न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है। अब बात आती है कि क्या इसके डिसएडवांटेज हैं, फर्टिलाइज़र से क्या डिसएडवांटेज हैं। तो फर्टिलाइज़र्स जो होते हैं, अगर इसका हम बहुत ज़्यादा एक्सेसिव यूज़ करें मिट्टी में, तो ये मिट्टी को लेस फर्टाइल बना देता है, या तो मिट्टी को मोर एसिडिक बना देता है या अल्कलाइन बेसिक बना देता है, जिसके वजह से मिट्टी जो है वो लेस फर्टाइल हो जाती है। और अगर हम बहुत ज़्यादा इसका यूज़ करते हैं तो ये वाटर पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन, इन सारी चीज़ों को बढ़ावा देता है। साथ में अब हम इनका डिफरेंस देख लेते हैं, मैन्योर और फर्टिलाइजर्स में क्या क्या डिफरेंस है। तो फर्स्ट डिफरेंस ये है कि मैन्योर जो है वो नेचुरल सब्सटेंस है, वो एनिमल वेस्ट, काऊ डंग, ह्यूमन वेस्ट एंड प्लांट रेसिड्यूज के डिकम्पोजिशन से प्राप्त होता है। तो अ मैन्योर इज अ नेचुरल सब्सटेंस ऑब्टेन्ड बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ एनिमल वेस्ट लाइक काऊ डंग, ह्यूमन वेस्ट एंड प्लांट रेसिड्यूज। फर्टिलाइजर्स जो होते हैं वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं या ऑर्गेनिक साल्ट्स होते हैं। तो फर्टिलाइजर इज अ साल्ट, आर एन ऑर्गेनिक कंपाउंड। नेक्स्ट देखिए, मैन्योर जो होता है वो रिच होता है
manure is not very rich in essential plants like NPK, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम, बट फर्टिलाइजर्स आर वेरी रिच इन, फर्टिलाइजर्स के अंदर ये भारी मात्रा में पाए जाते हैं। मैन्योर जो है वो ऑर्गेनिक मैटर प्रोवाइड करते हैं, लाइक ह्यूमस टू द सॉइल, एंड फर्टिलाइजर्स जो है डज नॉट प्रोवाइड एनी ह्यूमस टू द सॉइल, ये ह्यूमस प्रोवाइड नहीं करते हैं। साथ में मैन्योर जो है ये ऑब्जॉर्व होते हैं स्लोली, क्योंकि ये ज़्यादा सॉल्युबल नहीं होते वाटर में, बट फर्टिलाइजर्स आर मोर सॉल्युबल, ये जल्द रीडली ऑब्जॉर्व हो जाते हैं प्लांट्स के थ्रू। और मैन्योर जो है वो हम फील्ड में प्रिपेयर करते हैं, बट फर्टिलाइजर्स फैक्ट्रीज़ में प्रिपेयर होते हैं, क्योंकि ये केमिकल फर्टिलाइजर्स हैं, इनको फैक्ट्रीज़ में किया जाता है डेवलप। एडवांटेजेस देख लीजिए मैन्योर के। मैन्योर जो है वो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को इन्हेंस करता है, बढ़ाता है, इन्हेंस मीन्स बढ़ाना, तो मैन्योर इन्हेंसेस द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल, ये वाटर मिट्टी में वाटर को अधिक से अधिक स्टोर करने की पावर को बढ़ाता है। साथ में ये मिट्टी को पोरस बनाता है, उसमें गैप्स बनाता है, जिससे एयर जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा एयर का एक्सचेंज हो सके, तो रिस्पिरेशन में मदद करता है ज़्यादा। और साथ में ये बहुत ज़्यादा माइक्रोब्स की संख्या को बढ़ा देता है, जो मिट्टी की फर्टिलिटी को इंक्रीज़ करते हैं, और ये इंप्रूव करता है टेक्सचर ऑफ द सॉइल, मिट्टी की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को मेनली ये इंक्रीज़ करता है। और साथ में अगर हम बात करें कुछ प्लांट्स की, लेगमिनस क्रॉप्स के बारे में आप सुने होंगे, कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो जिनकी जड़ों में राइजोबियम बैक्टीरिया पाया जाता है। अब राइजोबियम बैक्टीरिया के बारे में आप जानते हैं कि नहीं, मैं बता देती हूँ। राइजोबियम बैक्टीरिया एयर में पाया जाने वाला एक बैक्टीरिया है जो अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकता है, तो वो अपने भोजन के लिए इन जो लेगमिनस प्लांट्स होते हैं उनकी जड़ों में चला जाता है, और वो इसके अंदर एक कैपेसिटी होती है कि ये नाइट्रोजन जो एयर में पाई जाती है उसको ये नाइट्रोजीनियस कंपाउंड में तब्दील करता है, और उस नाइट्रोजीनियस कंपाउंड का यूज़ जो है वो प्लांट्स करते हैं अपने भोजन को बनाने में, और फिर प्लांट्स कुछ भोजन इनको भी प्रोवाइड करते हैं। तो एक ये सिम्बायोसिस रिलेशन हमको दिखा रहे हैं कि वो इसको नाइट्रोजन देता है और ये इनको फिर भोजन सप्लाई करते हैं। तो ये जो लेगुमिनस क्रॉप्स की एक और खासियत है कि ये मिट्टी में न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कराते हैं, ये मिट्टी की फर्टिलिटी को अपना तो काम करते ही करते हैं, राइजोबियम बैक्टीरिया का तो काम करते ही करते हैं, साथ में ये मिट्टी की फर्टिलिटी को मेंटेन करते हैं, मिट्टी में जो न्यूट्रिएंट्स हैं उसकी मात्रा को ये बढ़ा देते हैं। तो इसके वजह से एक टर्म आता है क्रॉप रोटेशन। क्रॉप रोटेशन देखिए क्या होता है। क्रॉप रोटेशन में क्या किया जाता है, ये एक प्रैक्टिस है जिसमें हम एक बार खेत में लेगमिनस क्रॉप्स लगाते हैं, एक बार नॉन लेगमिनस क्रॉप्स लगाते हैं। नॉन लेगमिनस क्रॉप्स देखिए जो मिट्टी की फर्टिलिटी को इंक्रीज़ नहीं करते हैं, डिक्रीज़ करते हैं, उनमें से न्यूट्रिएंट्स को लेके मिट्टी को खाली कर देते हैं, उसकी फर्टिलिटी को डिस्ट्रॉय करते हैं। तो अगर खेत में हम बार बार नॉन लेगमिनस क्रॉप्स ही लगाएंगे तो मिट्टी की जो फर्टिलिटी है वो डिस्ट्रॉय होती जाएगी, और डिस्ट्रॉय होते होते मिट्टी बंजर हो जाएगी। इस वजह से हम लेगमिनस क्रॉप्स लगाते हैं, क्योंकि ये अपना भी काम करते हैं और मिट्टी को भी फर्टाइल बनाते हैं। तो कुछ इसके एग्जाम्पल देख लीजिए लेगमिनस क्रॉप के। पल्सेज हैं, पीज है, बीन्स है, ग्राउंडनट है, ग्राम चना है, बरसीम का नाम सुने होंगे, क्लोवर जिसको बोलते हैं, ये सब एग्जाम्पल हो जाएंगे लेगमिनस क्रॉप्स के, और ये सब मिट्टी की फर्टिलिटी को मेंटेन करते हैं। तो एक बार खेत में इनको लगाया जाता है, फिर जब इनकी फसल कट जाती है तो फिर इसके बाद हम नॉन लेगमिनस क्रॉप्स जैसे मेज, पैडी, मिलेट, इन सबको लगाते हैं अल्टरनेटली। तो हम कैसे क्रॉप रोटेशन को डिफाइन कर सकते हैं, आप सुनिए। द प्रैक्टिस इन which different types of crops like leguminous crops and non-leguminous crops are grown alternately in the same field or soil is called crop rotation। यानी वह प्रैक्टिस जिसमें हम अलग अलग प्रकार के प्लांट लेगमिनस और नॉन लेगमिनस क्रॉप्स को अल्टरनेटली एक के बाद एक हम फील्ड में लगाते हैं, इसी को हम क्रॉप रोटेशन कहते हैं। क्रॉप रोटेशन के एडवांटेजेस देख लीजिए क्या क्या हो जाएंगे। क्रॉप रोटेशन जो है वो इम्प्रूव करता है फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल, सॉइल की फर्टिलिटी को मैंने बताया था, ये नाइट्रोजन को इन्हेंस करता है और साथ में फूड ग्रेन्स की प्रोडक्शन को इन्हेंस करता है। एंड रोटेशन जो है वो साथ में नाइट्रोजीनियस फर्टिलाइजर्स का ज़्यादा यूज़ से हमको बचाता है, जिससे हमारा क्या बोलते हैं वाटर पोल्यूशन जो भी है उन सब से भी थोड़ा, तो कहने का मतलब है कि नाइट्रोजीनियस फर्टिलाइजर्स को मिट्टी में ये इसकी मात्रा को इंक्रीज़ करता है, मिट्टी को फर्टाइल बनाता है, उसके टेक्सचर को इम्प्रूव करता है। आई होप यू विल बेटर अंडरस्टैंड, आपने अच्छी तरीके से इसको समझा होगा। अगर कोई किसी को दिक्कत होगा आप कमेंट में पूछ सकते हैं। एंड इसका लास्ट वीडियो जो है वो इरिगेशन पे होगा और हार्वेस्टिंग पे होगा और स्टोरेज पे होगा। एक और वीडियोज़ मैं इस चैप्टर को अपलोड करूँगी और ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। ओके, बाय बाय स्टूडेंट्स।